ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम बिहार स्टेट 2024 की बात करेंगे कि बिहार स्टेट में टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है 50 मार्क्स का, वो किस तरह से तैयार करना चाहिए। बिहार स्टेट 2024 की तैयारी करने के लिए जो आपको मार्क्स लाना होता है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं और आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से एंड अदर स्किल से जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आपके 50 मार्क्स का रहता है। अब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका, आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उस पर आपको फोकस करना होगा। कोई भी अभ्यर्थी ना तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर कमांड कर करके उतना मार्क्स ला सकता है और ना तो टीचिंग एप्टीट्यूड को कमांड करके ला सकता है। यदि दोनों विषय को सही तरह से हम कमांड करेंगे तो अच्छी तरह से हम नंबर ले आएंगे जितना लाना होता है। अब रही बात लड़कियों का, तो 60 मार्क्स लाना होता है और लड़की हो या लड़का हो, स्टेट के प्रत्येक अभ्यर्थी को मैं कहना चाहूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर आप कमांड करें और उसके बाद आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर कमांड करें, क्योंकि जब आप बीएड करते हैं तो उस समय जो आपकी सीडीपी होती है, आपकी साइकोलॉजी होती है, वहीं से आपकी तैयारी होती है और आपको बहुत तैयार नहीं करना पड़ता है एग्ज़ाम के समय, और कुछ तो तैयारी रहती है, कुछ फोकस करके हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है उस बात पर हम ध्यान देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स का रहता है, उसके बाद जीके 5 मार्क्स का रहता है, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस 5 मार्क्स का रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का रहता है और रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स का रहता है। टोटल 50 मार्क्स का रहता है। यदि हम 50 मार्क्स में 40 मार्क्स भी ले आते हैं और सब्जेक्ट से आप 50 मार्क्स ले आ जाते हैं, 100 में 50 ला सकते हैं। 50% तो हर एक अभ्यर्थी अपने विषय में ला सकते हैं। यदि विषय पर कमांड नहीं है तो नहीं है कमांड, तो 50 नंबर उधर और इधर 40 नंबर, तो 90 नंबर आप ले आते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी का हो या स्पेसिफिक कैटेगराइज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 90 नंबर आप लाते हैं तो कोई भी कैटेगरी का हो, तैयारी आप कंप्लीट अच्छी तरह से कर लेंगे। इतना तो बात रही कि कैसे हम तैयारी करेंगे। अब आइए कि हम फोकस आर्ट ऑफ टीचिंग पर जो है, आर्ट ऑफ टीचिंग पर फोकस करने के लिए ये 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स रहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। इतना बात तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। इसमें आपका जो पढ़ना होता है वो टीचिंग से पढ़ना होता है, टीचिंग से पढ़ना होता है वो सीडीपी से पढ़ना होता है जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो थोड़ा कम पढ़ना होता है। सीडीपी और टीचिंग से आपके क्वेश्चन रहते हैं, सबसे ज़्यादा टीचिंग से क्वेश्चन रहते हैं जो आप बीएड में सब पढ़े हुए रहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई सही तरीके से बीएड पढ़ेगा तो आराम से ये कम्पीट कर सकता है। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बहुत आसान रहता है। अब आइए देखते हैं कि क्या रहता है। बिहार स्टेट 2024 की बात करेंगे। इसमें शिक्षण की कला में क्या क्या पढ़ना है। पहला जो आपका है शिक्षण और सीखना, यानी टीचिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट जो आपका है पॉइंट, आपका आर्ट ऑफ टीचिंग में फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, आर्ट ऑफ टीचिंग की पढ़ना है, इसके मीनिंग को पढ़ना है, इसके प्रोसेस को पढ़ना है, इसके विशेषता को पढ़ना है। क्लियर। शिक्षण उद्देश्य दूसरा जो आपके रहेंगे पॉइंट यानी टॉपिक रहेंगे, वो शिक्षण उद्देश्य अनुदेशात्मक उद्देश्य है। शिक्षण उद्देश्य यानी टीचिंग और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, और आपका इंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जिसके अर्थ और प्रकार और ब्लूम टैक्सोनॉमी खिलता वर्गीकरण का, ये किसका है, ये आपके ब्लूम वर्गीकरण लिख देते हैं। खिलता वर्गीकरण, ब्लूम वर्गीकरण का हिंदी है खिलता वर्गीकरण। ओके, अभी देखें आर्ट ऑफ टीचिंग, पीछे नीचे देखें आप टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, इसके उद्देश्य ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ना है। अब आइए
टीचिंग मेथड को पढ़ना है, शिक्षण विधियाँ पढ़ना है, विधियों के प्रकार पढ़ना है, उसकी विशेषताएं पढ़ना है, उसके गुण के बारे में पढ़ना है, दोष के बारे में पढ़ना है। ओके, ये आपका क्या है, टीचिंग मेथड है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेसन प्लान है। लेसन प्लान के बारे में पढ़ना है, लेसन प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इसका प्रारूप क्या है, इसके विभिन्न मॉडल क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छी तरह से पढ़े हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मैडम हम सीटेट में जो तैयारी की है सीडीपी में माइक्रो टीचिंग नहीं पढ़ना था, माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन नहीं आता है। तो नहीं आता है तो नहीं आता है, बीएड में तो आप पढ़े हैं, चलिए लेसन प्लान भी तो बीएड में आप पढ़े हैं, तो सारा बीएड आप कर लिए हैं, तो अच्छी तरह से वही संपन्न रहता है। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र यानी आपका क्लास इकोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ना है, इफेक्टिव इकोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ना है यानी कक्षा कक्ष के वातावरण को पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है और लाइब्रेरी पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है और लाइब्रेरी पढ़ना है। शिक्षक के गुण पढ़ना है, आराम से है, ये सब हर एक अभ्यर्थी अच्छी तरह से कर लेंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन एवं मूल्यांकन पढ़ना है, यानी कहने का मतलब क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन कहने का मतलब क्या है, आकलन और मूल्यांकन पढ़ना, आकलन एवं मूल्यांकन पढ़ना है। क्लियर। पाठ्यचर्या कैरिकुलम के बारे में पढ़ना है, शिक्षण और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ना है। अन्य कला में क्या क्या पढ़ना है, समान ज्ञान, समान ज्ञान आपके कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स होते हैं। पर्यावरण विज्ञान इन्वायरमेंटल साइंस आपके होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। गणितीय योग्यता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को पढ़ना है, इसमें क्या है 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। ओके, ये आपका 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं। ऊपर आप आर्ट ऑफ टीचिंग को देखें, आप 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस तरह से रणनीति बना के पढ़ेंगे, कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मान लिया कि ये 30 में आपका कम से कम 25 आ जाता है और इधर 20 है तो 20 है। मान लिया कि समान ज्ञान आपको लगा चाहे नहीं लगा, ये कितना आप पढ़ते हैं, कितना मेमोरी वहाँ पर मेमोरी पावर रहता है, कितना याद रहता है, पढ़ता तो हर एक कोई, लेकिन सही नहीं बना पाता है। पर्यावरण विज्ञान, ये भी आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स रहता है। ये दोनों हम समझ सकते हैं कि आपकी मेमोरी में है तो आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जानकारी है तो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, 10 नंबर तो आप आसान से ला सकते हैं, 10 में 8 तो आसान से ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। और इधर 10 में आप 5 100% ला सकते हैं, 8 5 13 नंबर, यानी आपका 25 और 13 कितना हो गया, यानी आपका 38 नंबर और अप्रोक्स 40 मार्क्स तो हम बोले हैं कि 40 मार्क्स आप यहाँ ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। तो इस तरह से आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको जो पढ़ना है वो ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके इंग्लिश में आपका पूरे बताया हुआ है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो हिंदी में था। अब यहाँ से हम चलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, इसकी हिंदी होती है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता है क्या, यानी शिक्षण मीन्स क्या है, टीचिंग क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। जब कोई शिक्षक सीखता है तभी सिखा पाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। चलिए, उसी की अभिक्षमता से है, यानी उसमें शिक्षण में कितनी क्षमता है एक शिक्षक को, उसी के बारे में पढ़ना है। अब आइए, शिक्षक और छात्र, शिक्षण किसके बीच होता है, शिक्षक और छात्र के बीच होता है। जब शिक्षण होता है वो कैसा शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, यानी हम इसके लिए क्या तय करते हैं, निश्चित स्थान तय करते हैं, निश्चित समय तय करते हैं, निश्चित उद्देश्य तय करते हैं और
जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो अंतःक्रिया होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन जो होती है, बिना इंटरेक्शन हुए क्या अधिगम नहीं हो पाएगी, लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, लर्निंग होती है। यानी कहने का मतलब लर्निंग कौन करता है, स्टूडेंट करता है। लर्निंग कौन करता है, स्टूडेंट करता है। और टीचर क्या करेगा, टीचिंग करेगा। ओके, इतना तो आपको। शिक्षक छात्र के बीच क्या होगा, निश्चित स्थान रहेगा, निश्चित समय रहेगा, निश्चित उद्देश्य रहेगा, सक्रिय अंतःक्रिया होती है। अब आइए, अभिक्षमता का अर्थ, ये तो हम शिक्षक शिक्षण करेगा तो उतना होना जरूरी है। अब अभिक्षमता से मतलब क्या है, अभिक्षमता मीन्स क्या है, शिक्षण में कितनी क्षमता है, यानी उसकी क्षमता को दर्शाता है। ये कैसी होती है, सकारात्मक होती है। क्षमता यानी अभिक्षमता कैसे प्राप्त होगा, एक प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त होगा। ट्रेनिंग लीजिएगा तब ना स्किल आएगा। शिक्षण क्या है, एक स्किल है। तो आइए, 12th BA MA BEd MEd UGC नेट कर करके हम क्या करते हैं, अपने अभिक्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए, ये कैसा है, ये एप्टीट्यूड है, समझ रहे हैं। यानी ट्रेनिंग करके हम जब कौशल को गेन करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, अभिक्षमता कहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, डिग्रियाँ होती है हायर के रूप में। शिक्षण की परिभाषा को हम समझेंगे, शिक्षण क्या है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंग से शिक्षण को परिभाषित किया है। जॉन डेवी के अनुसार, जॉन डेवी का कहना है कि जिस प्रकार से शरीर के विकास हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए क्या होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सामाजिक विकास के लिए क्या होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है। कौन, जॉन डेवी का है। जॉन डेवी का कहना है क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। आइए, लॉक के अनुसार, जिस प्रकार से पौधे के लिए कृषि विज्ञान की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी लॉक ने क्या कहा, लॉक जो तुलना किए पौधे के कृषि विज्ञान से, उसी तरह मनुष्य के लिए शिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता होती है। वो दोनों कोरिलेट किए, कौन किए, लॉक किए। प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो का कहना है कि जिस प्रकार से मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा या शिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी प्लेटो का कहना है कि जिस तरह से मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा या शिक्षण की आवश्यकता होती है। आप इसे कैसे याद रखिएगा, सोशल डेवलपमेंट कौन बोले, जॉन डेवी बोले। लॉक क्या बोले, लॉक जो बोले आपको कृषि विज्ञान से, मनुष्य के शिक्षण और शिक्षा से बोले। प्लेटो क्या बोले, मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा या शिक्षण की आवश्यकता होती है। रियांस के अनुसार दूसरों को सीखना, दूसरों को निर्देशित करना, दूसरों को दिशा देना, दूसरों को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। चलिए, गेज के अनुसार, गेज नहीं है, गेज के अनुसार शिक्षा सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। सही बात है, शिक्षा क्या सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरे के व्यवहार में क्या लाती है, चेंज लाती है। बीओ स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। अब आइए, शिक्षण प्रक्रिया, ब्रूनर की बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल के अनुसार, यानी ब्रूनर की जो बुक है, बुक का नाम याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के अनुसार शिक्षण शिक्षार्थी का उपचारात्मक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक और क्या है, यानी इतने तरह का क्या डेवलपमेंट है। क्या क्या डेवलपमेंट है, ब्रूनर अपने बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में लिखे हैं कि शिक्षण शिक्षार्थी का उपचारात्मक, रेमेडियल, विकासात्मक, डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भाषात्मक, लैंग्वेज और क्रियात्मक, साइकोमोटर क्या है, डेवलपमेंट है। आइए, उपचारात्मक विकास से हम कैसे समझ पाएंगे उपचारात्मक विकास, भाषाई विकास, उपचारात्मक विकास भाषाई विकास है।
संज्ञानात्मक में क्या आएगा? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक। भावात्मक में क्या होगा? अनुमान और तुलना। क्रियात्मक में क्या होगा? कौशल विकास, हस्तलिखित क्रिया। ये सब क्या है? इतना हम देखें परिभाषा। अब आइए शिक्षण की प्रकृति को हम देखें। शिक्षण की प्रकृति क्या है? ये तो हम परिभाषा को देख लिए, उसके अर्थ को समझ लिए कि शिक्षण है क्या, सारे चीज तथ्यों को हम समझ लिए। अब हम समझेंगे शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, रियल में व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को क्या करती है? अभिप्रेरित करती है। अब यहाँ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में अंतर पूछता है। यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है। टीचिंग में क्या होता है? आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में बनली क्या होता है? कॉग्निटिव भी होता है। आइए, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया की गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। ओके, अब आइए, ये आप समझ रहे हैं, शिक्षण की प्रकृति को समझें कि शिक्षण है क्या। अब इसमें हम पहला जो पॉइंट समझेंगे, शिक्षण क्या है? त्रिध्रुवीय है, ट्राइपोलर है। अब ट्राइपोलर रायवॉर्न के द्वारा बोला गया है। कह रहे हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायवॉर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायवॉर्न के अनुसार क्या है? विद्यार्थी शिक्षण और पाठचर्या, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? यानी विद्यार्थी, शिक्षक और पाठचर्या तीन है। यानी क्या है? आप देखिए, स्टूडेंट है, टीचर है और क्या है? करिकुलम है। ये ट्राइपोलर है। शिक्षा के तीन ध्रुव है। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष है: शिक्षण, उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। अब रायवॉर्न बोले कि जो शिक्षण है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके किसके बीच है? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। जब टीचर टीचिंग करेगा, स्टूडेंट लर्निंग करेगा, तो इसका इंटरेक्शन पॉइंट क्या रहेगा? करिकुलम रहेगा। बिना पाठ्यक्रम का तो होगा नहीं। बीएस ब्लूम के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण के तीन एस्पेक्ट होते हैं, तीन पक्ष होते हैं। शिक्षण, उद्देश्य, तीन पक्ष होते हैं। पहला क्या है? शिक्षण उद्देश्य। दूसरा क्या है? सीखने के अनुभव। और तीसरा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। यानी शिक्षण उद्देश्य, हम शिक्षण का उद्देश्य तय करेंगे तो सीखने का अनुभव आएगा। जब सीखने का अनुभव आएगा तो मेरा व्यवहार खुद ब खुद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एनएल पेज के अनुसार शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभवों पर आधारित होती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कला कहेंगे। यानी अनुभव पर आधारित होती है, उसे हम कला कहेंगे। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन और क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य वैज्ञानिक पक्ष को क्या करेगा? दर्शाएगा। यानी जहाँ कला की बात होती है वो क्या होता है? आपको क्या हो जाएगा? यहाँ अनुभवों पर आधारित है, उसको हम क्या कहेंगे? कला कहेंगे, सॉरी। और नियोजन, मूल्यांकन और क्रमबद्धता का समावेश होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक पक्ष के रूप में, यानी हम विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षण अंतःक्रिया है। रियल में अंतःक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस है। किसके बीच इंटरेक्टिव प्रोसेस है? शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक है। शिक्षण नहीं होगा, शिक्षक है। और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। रियल में है, जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? लिसनिंग कर रहे हैं। लेकिन यदि ऑफलाइन क्लास रहेगा तो वो क्या होगा? इंटरेक्शन, ऐसे सांकेतिक इंटरेक्शन हो रहा है। आप देख रही हैं, हम देख रहे हैं, हम इमेजिन कर करके आपको समझा रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या होता है? डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। शिक्षण निर्देशन के 6E
C++ प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया। शिक्षण E+S प्रारूप निम्नलिखित है। अब इसको आप समझिए, ये पॉइंट आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा। 6E+S मॉडल, 6E+S मॉडल वो क्या करता है? डायरेक्टिंग प्रोसेस को अप्लाई करता है। डायरेक्टिंग प्रोसेस को क्या करेगा? अप्लाई करेगा। 6E, फर्स्ट E क्या है? एंगेज। आप बच्चे को क्या रखते हैं? संलग्न रखते हैं। फिर बच्चे को क्या करवाते हैं? एक्सप्लोर करवाते हैं। किसी तथ्य से क्या करते हैं? संलग्न रखते हैं टॉपिक दे करके। उसके बाद अब क्या करवाते हैं? एक्सप्लोर करवाते हैं। जब एक्सप्लोर बच्चा करता है तो खुद ब खुद एक्सप्लेन करना सीखने लगता है या सीख जाता है। जब एक्सप्लोर करेगा तो क्या करेगा? इसको एलेबोरेट, एक्सप्लेन करेगा तो क्या करेगा? एक्सप्लोर के बाद एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या करेगा। तो इसको जब व्याख्या करने लगेगा तो क्या करेगा? एलेबोरेट कर देगा, विस्तृत कर देगा। जब एलोबरेट कर देगा तो फिर क्या करेगा? एवेल्युएट करेगा। जब आप विस्तार कर दीजिएगा तभी ना मूल्यांकन कीजिएगा। सारे पक्ष को देख लीजिएगा तभी ना मूल्यांकन कीजिएगा। तो ये क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। जब मूल्यांकन कर लेगा तो फिर क्या कर देगा? विस्तार कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, यानी दूर दूर तक क्या करेगा? फैला देगा। एलोबरेट और एक्सटेंड में अंतर है। चलिए, और उसके बाद एस क्या है? तब स्टैंडर्ड, मानक को तय करेगा। 6E+S हो गया ना, ये आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। रियल में शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। जैसे टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। और जब हम सोसाइटी में शिक्षा को दे रहे हैं तो वो क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम इस तरह से समझेंगे कि शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। जब हम ये कर रहे हैं तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, समाज का, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो बच्चे में क्या होता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन डेवलप होता है, जिससे बच्चों के व्यवहार में क्या आती है? चेंज आती है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए लॉजिकल प्रोसेस। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठचर्या का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। जब भी हम टीचिंग करेंगे, कंटेंट को हम लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर बच्चे को बताते हैं। बच्चे इसे सीख कर करके, क्वेश्चन एराइज कर करके, फीडबैक ले कर करके बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं और बच्चे में हम लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करते हैं। बच्चे के पास जो क्वेश्चन आती है उसे अपने आधार पर बच्चे बनाते हैं। चलिए, शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया है। रियल में जब आप क्लासरूम में रहती हैं तो औपचारिक होती है, और जब क्लासरूम के हम बाहर समाज से सीखते हैं किसी भी तत्व को, सीखना क्या, किसी भी तत्व को हम सीख रहे हैं, समाज से सीखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर तथा सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यानी समाज में भी हम क्या करते हैं? कर सकते हैं, और विद्यालय में भी कर सकते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक कहने का अर्थ क्या हुआ? जब हम बच्चों में कमियां को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसके निदान करने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाई का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है, निदान किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यानी विद्यार्थी की कठिनाई सामूहिक रूप से हम क्या कर देंगे? निवारण करेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके क्या करेंगे? उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करेंगे। यानी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस होने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है हर एक बच्चे पर अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक टेक्नोलॉजी एक बच्चे पर टीचर किया अप्लाई तो दूसरे बच्चे पर वही टेक्नोलॉजी अप्लाई हुआ, ऐसा नहीं होता है। आइए, शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण के संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करता है।
चलिए, शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सही बात है। आप डे टू डे जब किसी से इंटरेक्ट करती हैं, किसी विषय वस्तु से इंटरेक्ट करती हैं, जो आपके माइंड में स्कीमा बनाती है, तो ये तरह तरह के आपको क्या लाती है, नॉलेज लाती है, तरह तरह के अनुभव लाती है। उससे डेली आप कुछ ना कुछ अदर चीज़ सीखते हैं। अब शिक्षण का उद्देश्य जो है, आप इसे समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या उद्देश्य है? सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास। जब हम टीचिंग करते हैं, उससे बच्चे में मानवीय मूल्यों का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। दूसरा क्या है? शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। तीसरा क्या? आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास होता है। चौथा क्या? परिस्थिति से अनुकूलन होता है। परिस्थिति से अनुकूलन करने का मतलब क्या है? जैसा सिचुएशन है वैसा हम क्या करेंगे? एडप्टेशन करेंगे। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों एवं विद्यालय वातावरण के साथ सहभागिता। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों, यानी कहने का मतलब क्या है? शिक्षक के साथ साथ सहपाठी व विद्यालय वातावरण के साथ हम सहभागिता। शिक्षक और जो विद्यालय में स्टूडेंट है और विद्यालय का एनवायरनमेंट है, सभी के साथ सहभागिता का होना, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, जीविकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक एवं चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग एवं भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना, भाईचारा की भावना को विकसित करना। इस तरह से हम देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य को हम देखते हैं। दैट्स ओके।